नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। रील्स बनाने के दौरान नहर में कूदा छात्र, डूबने से हुई मौत। गोपालगंज में रील बनाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना सिरवलिया थाना क्षेत्र के भीखमपुर नहर पुल की है। मृतक की पहचान खजुरिया बिन टोली गांव निवासी छठू बिन के पुत्र गुड्डू कुमार के रूप में की गई। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि गुड्डू अपने साथियों के साथ भीखमपुर नहर पुल पर रील बनाने के लिए गया था। रील बनाने के क्रम में उसने नहर पुल से पानी में छलांग लगाया और उसके बाद वह पानी से बाहर नहीं निकल पाया। उसके साथियों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोर भी पहुंचे और फिर उसकी खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन काफ़ी खोजने के बाद भी उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया। फिर ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष हरिराम कुमार तुरंत घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम को साथ लेकर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को खोजकर बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया तो गांव में मातम छा गया। मृतक राहुल हाई स्कूल का छात्र था। वह 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसका छोटा भाई बादल कुमार, बहन रिंकू कुमारी, प्रमिला कुमारी व नंदिनी कुमारी है। उसके पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं। 4.65 करोड़ वोटों की हेराफेरी ना होती तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की प्रारंभिक और अंतिम गिनती के बीच लगभग 4.65 करोड़ वोटों की विसंगति का आरोप लगाया, जिसके बारे में उसका दावा है कि अगर ये वोट इंडिया गठबंधन को मिले होते तो संसद में सबसे अधिक सीटें उसकी होती। कांग्रेस का यह दावा वोट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा जारी रिपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 का संचालन नामक रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट कई दिनों से सार्वजनिक है, लेकिन मुख्यधारा का मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए है। कहीं कोई डिबेट नहीं है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में लोकसभा 2024 के चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती मतदान के आंकड़ों को लेकर अंतिम मतदान के आंकड़ों तक 4.65 करोड़ वोटों की हेराफेरी से देश के 15 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 79 सीटें मिली। हेरफेर के कारण वोटों की बढ़ोतरी के जरिए महाराष्ट्र में 11 लोकसभा क्षेत्रों को एनडीए ने जीत लिया। यानी अगर वोटों की हेराफेरी ना होती तो महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाती। महाराष्ट्र के लोगों के गुस्से ने भाजपा और अजित पवार की एनसीपी को ठिकाने लगा दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने शनिवार को इस रिपोर्ट को संक्षेप में समझाया है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो हमारे लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को हिला सकते हैं। राष्ट्रपति ने 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की, 3 का फेरबदल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनमें से 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, जबकि 3 अन्य का फेरबदल किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व स्पीकर हरिबाबू बागड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और वरिष्ठ भाजपा नेता ओपी माथुर तथा मैसूर के पूर्व सांसद CH विजय शंकर उन 6 नए राज्यपालों में शामिल हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नियुक्तियां उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन वे अपने अपने कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व स्पीकर बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा को लोकसभा चुनाव में गंभीर हार का सामना करना पड़ा। राज्य में मराठा आरक्षण आंदोलन भी देखा गया, जिससे सरकार को काफ़ी परेशानी हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गंगवार झारखंड राजभवन जाएंगे। गंगवार को लगातार 6 बार सीट जुड़ने के बाद हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बरेली से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया गया था। माथुर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि रामेन का छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनेंगे। विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल होंगे। मोदी सरकार ने 3 राज्यपालों को नए राज्यों में स्थानांतरित भी किया। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया, जबकि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब भेजा गया है। पंजाब के राज्यपाल बनरीवाल लाल को पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया। कटारिया पुरोहित की जगह लेंगे। कटारिया को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अभी प्रशासक नियुक्त किया गया है। शरद पवार का अमित शाह को करारा जवाब, आपको तो गुजरात से तड़ीपार किया गया था। महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता शरद पवार, जिन्हें हाल ही में अमित शाह ने भ्रष्टाचार का सरगना बताया था, ने पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को याद दिलाया है कि कैसे उन्हें अदालत ने उनके गृह राज्य गुजरात से तड़ीपार किया था। शरद पवार ने कहा, कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुझ पर हमला किया और मुझे कुछ बातें कही। उन्होंने मुझे देश के सभी भ्रष्ट लोगों का कमांडर कहा। अजीब बात है कि गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से तड़ीपार कर दिया।
एनसीपी प्रमुख ने कहा, जिसे भगाया गया वह आज गृह मंत्री है, इसीलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। जिनके हाथों में यह देश है वे लोग किस प्रकार गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए, वरना मुझे 100% विश्वास है कि वे देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि 2010 में गुजरात के भाजपा नेता अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के सिलसिले में उनके गृह राज्य से 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। 2014 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। 2024 में केंद्र की सत्ता में भाजपा आ चुकी थी। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमित शाह को हत्या आरोपी कह चुके हैं, जिस पर उन्हें सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में गृह मंत्री थे। उस समय उन पर कई आरोप लगे थे। नीति आयोग की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। तमाम विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग नहीं लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ने बैठक में भाग लिया, लेकिन उनका माइक बंद किए जाने और बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए जाने की वजह से उन्होंने बैठक के बीच वॉकआउट कर दिया। लेकिन बैठक में शामिल लोगों की नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तलाश रही थी, लेकिन वे बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। नीति आयोग, जो केंद्र सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री इसमें सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को बैठक में हिस्सा लेने और अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने हेतु पीएम मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया गया था। बैठक का बहिष्कार करने वाले विपक्षी मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सभी 3 कांग्रेस मुख्यमंत्री, कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की अहम बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में उनके राज्य का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। महत्वपूर्ण बैठक से नीतीश की अनुपस्थिति का कारण तुरंत ज्ञान नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री को लगा कि बैठक में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साथ यह भी कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नीतीश अपना इस तरह से विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। मोदी सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से मुख्य रूप से चल रही है। दिल्ली में मौत की लाइब्रेरी, हादसे पर छात्र का बड़ा दावा, 3 नहीं 10 लोगों की मौत। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टडी सेंटर में बीती शाम एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। इस घटना को लेकर छात्रों ने एमसीडी, दिल्ली सरकार और कोचिंग सेंटरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक छात्र ने दावा किया कि बेसमेंट में 3 ही नहीं बल्कि 8 से 10 छात्रों की मौत हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने आंकड़ों पर जवाब भी दे दिया। मामले की जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। घटना को लेकर एक छात्र ने कहा कि एमसीडी का कहना है कि यह आपदा है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह से लापरवाही है। आधे घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। आपदा कभी कभी होती है। मेरे मकान मालिक ने कहा कि वह पिछले 10-12 दिनों से पार्षद से कह रहा था कि नाले की सफाई होनी चाहिए। एक यूपीएससी अभ्यर्थी ने कहा कि हमारी मांग है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ बेसमेंट में खोली गई ये सारी चीजें अवैध रूप से संचालित की जा रही है और सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को बंद किया जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई इस घटना पर दिल्ली पुलिस ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि खोज और बचाव अभियान खत्म हो चुका है। 3 शव बरामद किए गए हैं। उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अमन शुक्ला ने कहा कि हमारी मांग है कि सबसे पहले बेसमेंट में अवैध रूप से बनी ये सारी लाइब्रेरी बंद होनी चाहिए। एमसीडी को देखना चाहिए कि समस्या कहाँ है। यह पहली बार नहीं है जब यहाँ पानी भरा है। पिछली बार जब बारिश हुई थी तो कारें पानी में तैर रही थी। 1 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नहीं आया है। मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा, टूरिस्ट बस ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 3 की मौत 20 घायल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। टूरिस्ट बस ने ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार विंध्याचल थाने के खमरिया दमुनवान थाना गाँव के सामने रविवार की सुबह मिर्जापुर की ओर से आ रही प्रयागराज की टूरिस्ट बस ने मालवाहक ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 10 घायलों को सरोई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ ने सभी को मिर्जापुर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में सवार सभी लोग करे मानिक से विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे।
प्रयागराज के सराय मेमराज के रहने वाले कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के साथ कौशाम्बी के करे मानिक धाम में दर्शन करने के बाद विंध्याचल दर्शन करने आ रहे थे। 15 लोग मालवाहक ऑटो रिक्शा में सवार थे। सुबह 5 बजे के करीब खमरिया दमुआन गांव के सामने मिर्जापुर की तरफ से जा रही टूरिस्ट बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। घटना में चालक कल्लू चौहान पुत्र स्वर्गीय श्रीनाथ, फोटो देवी पत्नी राधेश्याम, रेशमा पत्नी मुलायम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार सभी लोग थाना सराय मेमराज प्रयागराज के हैं। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सररोई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची विंध्याचल जिगना गैपुरा पुलिस ने ऑटो में फंसे लोगों को जेसीबी व कटर से कटवाकर बाहर निकालते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर सरई में डॉक्टर समित ने कल्लू, फोटो, रेशमा को मृत घोषित करते हुए अन्य घायलों को मंडलीय अस्पताल भिजवाया। यूपी के सीएम योगी सहित बाकी भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित मुख्यमंत्री परिषद का उद्देश्य राज्यों में प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करना, सर्वोत्तम शासन प्रथाओं का पालन करना और केंद्र सरकार की कल्याण पहलों का वितरण करना है। हालांकि इसका राजनीतिक महत्व भी है, लेकिन राजनीतिक फैसलों की सूचना भाजपा फौरन नहीं देती। मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, भजन लाल शर्मा और मोहन चरण मांझी बैठक में शामिल थे। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी विचार विमर्श का हिस्सा थे। सूत्रों का कहना है कि मोदी और शाह इस बैठक के बहाने तमाम राज्यों की राजनीतिक स्थिति का आकलन भी करते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यही बताया गया है कि यह बैठक केंद्रीय बजट पेश होने के मद्देनजर हो रही है, जिसमें विपक्ष ने बिहार और आंध्र प्रदेश की कीमत पर अन्य राज्यों की अनदेखी के लिए सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्रियों की बैठक अभी रविवार को भी जारी रहेगी। अटकलें यह थी कि योगी अलग से पीएम मोदी से मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मोदी से अलग मुलाकात नहीं हुई है। मुमकिन है कि रविवार को यह बैठक हो सकती है और उसमें या तो सुलह कराने की कोशिश होगी या फिर योगी को कोई संकेत दिया जाएगा। क्योंकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, इसलिए कोई भी फैसला उसी के मद्देनजर होगा। नीति आयोग की बैठक में ममता का माइक बंद, नहीं बोलने देने का आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नीति आयोग की बैठक से निराश होकर बाहर निकल आईं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जानबूझकर बातचीत के लिए पर्याप्त समय न देकर उनका अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि बैठक में मौजूद एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्यों को ज्यादा समय दिया गया। नीति आयोग की शनिवार की बैठक शुरू से ही विवादों के केंद्र में है, क्योंकि विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए इसके बहिष्कार की घोषणा पहले ही कर रखी थी। बाकी विपक्षी राज्यों के सीएम के रास्ते पर न चलते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने यह रास्ता निकाला कि वो नीति आयोग की बैठक में शनिवार को शामिल होंगी, ताकि अपने राज्यों की मांगों को प्रधानमंत्री के सामने रख सके। इसके बावजूद ममता बनर्जी को नीति आयोग में समय नहीं दिया गया। टीएमसी प्रमुख ने बताया कि वह एकमात्र विपक्ष सदस्य थी और उन्हें बोलने से रोकने के लिए भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई, जो अपमान है। न सिर्फ बंगाल बल्कि अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के प्रमुखों या सीएम को मौका नहीं दिया गया। एएनआई और पीटीआई ने ममता की जो वीडियो बाइट जारी की है, उसमें ममता कह रही है, मैंने कहा था कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन केवल 5 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले लोगों ने 10 से 20 मिनट तक बोला। विपक्ष में मैं अकेली थी जो भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह अपमानजनक है। कई विपक्ष शासित राज्यों ने घोषणा की थी कि वे बैठक का बहिष्कार करेंगे। 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंती रेड्डी ने घोषणा की है कि वे केंद्रीय बजट 2024 में अपने राज्यों के प्रति भेदभाव को लेकर बैठक में शामिल नहीं होंगे। कमला हैरिस ने खुद को प्रत्याशी घोषित किया, महिलाओं में समर्थन बढ़ा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शनिवार 27 जुलाई को 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने दावा किया कि हर वोट अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। उन्हें उम्मीद है कि उनका जन संचालित अभियान आगामी चुनावों में सफल होगा। उनके मुकाबले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके रनिंग मेट जेडी वेंस अभी हैरिस पर आपत्तिजनक शब्दों और आरोपों की बौछार कर रहे हैं। हैरिस ने शनिवार को एक्स पर लिखा, आज मैंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन संचालित अभियान जीतेगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी का समर्थन मिलते ही कमला हैरिस ने खुद की उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरे।
बराक और अमेरिका के पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस का समर्थन शुक्रवार को किया था। बराक ओबामा ने कहा कि उन्होंने और मिशेल ने अपनी मित्र कमला हैरिस को फोन करके बताया था कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक शानदार राष्ट्रपति बनेगी और उन्हें हमारा पूरा समर्थन है। हैरिस इस समर्थन से काफी उत्साहित हैं। हालांकि इससे पहले वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैरिस को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में अब कमला हैरिस के लिए औपचारिक घोषणा बाकी है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।